तमीम इकबाल किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये संन्यास से चर्चा में इसीलिए है कि अभी देखा जाए तो महज 3 महीना भी बचा हुआ है वर्ल्ड कप को लेके, और 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है तमीम इकबाल का। अगर यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश के वनडे क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले वनडे क्रिकेट में यही है तमीम इकबाल। देखा जाए तो इनके द्वारा कुछ समय पहले ही T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा बहुत पहले कर चुके थे, और आखिरी बार उन्होंने अप्रैल में टेस्ट यहाँ पे खेला हुआ था। कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे अभी देखा जाए T20 के जो बांग्लादेश के जो कप्तान है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी साकिब अल हसन, वहीं यहाँ पे टेस्ट टीम के भी कप्तानी को यहाँ पे पूछा जा सकता है, जिनका नाम है लिटन दास। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा। T20 के कप्तान बांग्लादेश के साकिब अल हसन, और टेस्ट के यहाँ पे हो जाएगा लिटन दास। सेवा PMI, इसी को बोला जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। वृद्धि घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर कितने अंक तक आ गई है? 61.2%, 48.9, 58.5, 62.6। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6, दे पा रहे हैं यहाँ पे सी। भारत के सेवा क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक, इसी को बोला जाता है क्रय प्रबंधक सूचकांक, अर्थात खरीदने की क्षमता से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। भारत के सेवा क्षेत्र के क्रय प्रबंधन सूचकांक मई 2023 में 61.2 से घटकर ये आ गया 58.5 के आसपास। भारत का सेवा क्षेत्र जून महीने में 3 महीने के निचले स्तर पे आ गया है। इसके अलावा देखेंगे S&P ग्लोबल इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स मई में देखा जाए तो 61.6 से घटकर जून में देखा जाए तो 59.4 पर ये आ गया। ध्यान रखिएगा, S&P ग्लोबल इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स। S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI में गिरावट के बावजूद नई नौकरियों का यहाँ पर सृजन बढ़ा है। नौकरियों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, इसके गिरने के बावजूद भी। यह संयुक्त सेवाओं और विनिर्माण उत्पादन को मापता है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI को 400 सेवा क्षेत्रों में या फिर 400 सेवा क्षेत्रों की कंपनियों के पैनल के प्रश्नावली के जवाब से संकलित किया गया है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा कितने सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है? 3, 4, 5 और 6। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ध्यान रखिएगा सी। भारतीय बैंक संघ, इसी को बोला जाता है IBA। इसी के द्वारा 5 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। समूह का जो गठन है देखा जाए तो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया है। समूह का जो गठन है RBI के आदेश पर, RBI के परमिशन से किया गया है। समिति की सिफारिशों का उद्देश्य बढ़ती वित्तीय क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए ARC को सक्षम बनाया हुआ है। बढ़ती
वित्तीय क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए। यह समीक्षा देखा जाए तो ARC द्वारा ऋणदाताओं से तनावग्रस्त, जो भी यहाँ पे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसमें ARC क्षेत्र के भीतर विकसित हो रहे बदलाव और अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक अपडेट भी शामिल होंगे। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P वासुदेवन, अनूप बागची, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, संदीप बख्शी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे A, P वासुदेवन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने वासुदेवन को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 जुलाई से प्रभावी हो गई है, 3 जुलाई से प्रभावी हो गई है। इस नियुक्ति से पहले वह भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। यहाँ पे इसे भी ध्यान रखिएगा, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया हुआ था। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट और वार्टन स्कूल के पूर्व छात्र हैं। वार्टन स्कूल के पूर्व छात्र हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं P वासुदेवन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया हुआ है? 2, 3, 4 और उसके बाद है 5। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे A, 2 विमान। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया हुआ है और 2 डोर्नियर विमान और 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए किया हुआ है। अनुबंध के अनुसार डोर्नियर विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कानपुर में, बहुत इम्पोर्टेंट है, कानपुर में HAL के नेतृत्व में, हाल के नेतृत्व में किया जाएगा या फिर HAL के परिवहन विभाग में किया जाएगा। इस अनुबंध की जो कीमत है, अनुमानित कीमत, इसे भी पूछा जा सकता है, 451.87 करोड़ रुपए है। विमान में अब इतनी सारी राशि जब खर्च की जा रही है तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे कि इसमें ग्लास कॉकपिट हो गया, ग्लास कॉकपिट। इसके अलावा समुद्री गश्ती रडार, समुद्री गश्ती रडार। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं यहाँ पे शामिल होगी। वर्ष 2023-24 के लिए कर्नाटक के लिए हाल ही में प्रस्तुत बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3.27 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कितना है यहाँ पे? 3.27 लाख करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा देखा जाए तो सीएम ने घोषणा की कि कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटी के कार्यान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो आपको पता होगा जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया हुआ था, उसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ और भी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि बेंगलुरु के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे ही बजट में भारत में बनी शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 20%, इसके अलावा बियर पर 5.71% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में सरकार ने 42 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 42 क्षेत्र के 17 जिलों के लिए हस्तकिराना या फिर
हसरिकाना भी इसे बोला जाता है। हसरिकाना कार्यक्रम जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में 10% वन क्षेत्र को 33% तक करना, 10% से बढ़ा के 33% यहाँ पे करना। तो हसरिकाना कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बीदर जिले में ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बीदर जिले में 2 करोड़ रुपए की लागत से काला हिरण संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की हुई है? हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, उड़ीसा। सीएम नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना लॉन्च की हुई है। यह पहल राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में देखा जाए तो लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। अब इसके लिए कुछ न कुछ बजट का भी आवंटन किया गया होगा। इसमें टोटल खर्च किया जाएगा 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए। इन जल निकायों का नवीनीकरण और रख रखाव मिशन शक्ति के सदस्यों के सहयोग से यहाँ पे किया जाएगा। मिशन शक्ति के सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा। नागरिकों के मनोरंजन के लिए जल निकायों का भी विकास किया जाएगा। इसमें शहरों के पारिस्थितिक ताने बाने को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की हुई है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा में। हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एकदम ध्यान से देखते चलिए। 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों के लिए 2750 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। वहीं अगर देखा जाए 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग और जिनकी वार्षिक आय, यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो इनको अविवाहित होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है जिसकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उनको यहाँ पे दिया जाएगा 2750 रुपये यहाँ पे पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार की इस पहल से अविवाहितों को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 40 से 60 आयु वर्ग की 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आयु वाली विधुरों को भी हर महीने 2750 रुपये यहाँ पे पेंशन मिलेगी। तो पेंशन सबका सेम है यहाँ पे 2750 रुपये, बस इसमें जो इलाइजिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया गया है। मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का 109 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में सेवा की थी? कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मद्रास, गोरखा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, कुमाऊं रेजिमेंट में। भारतीय सेना के सबसे बुजुर्ग जीवित दिग्गजों में से एक मेजर बख्तावर सिंह बराड़, यही है मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का 109 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1913 को फरीदकोट जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने फरीदकोट राज्य बलों में सेवा की और 1945 में 6 कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त हुए। 1942 में वजीरिस्तान में पठानों के खिलाफ अपनी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था।
मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। 1959 में गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने 6 कुमाऊं की टुकड़ी का नेतृत्व भी किया हुआ था। उन्होंने बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया हुआ था। बर्मा मोर्चे पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया हुआ था, अलग अलग जो क्षेत्रों में चल रहा था। निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जीईएम पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जीईएम का पुरस्कार जीता हुआ है। इसे जीईएम के विजन की तर्ज पर ई मार्केट प्रथाओं की विश्वसनीयता के सुधार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। जीईएम का जो विजन है भारत में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। पूछा जा सकता है यह किस मंत्रालय के अधीन है, तो कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांच के तरीके विकसित किए हुए हैं? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रायपुर, आईआईटी खड़गपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हुए हैं। जैसे कि देखा जाए, आईआईटी खड़गपुर ने निंद्रापन के दौरान या फिर उनिंदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक कह सकते हैं कि छेड़छाड़ रोधी उपकरण यहाँ पे बनाया हुआ है। ड्राइवरों की यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है। भारतीय रेलवे को ट्रेन के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में देखा उड़ीसा में बालासोर की जिस तरीके से घटना हुई, जिसे इस डिवाइस द्वारा यहाँ पे संबोधित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस डिवाइस द्वारा संबोधित किया जाएगा। डिवाइस में देखा जाए तो एक एम्बेडेड कंप्यूटर यूनिट, एक कैमरा, एक निकट और रक्त प्रकाश सुविधा और एक चेतावनी प्रणाली सब इसमें शामिल किया जाएगा। यह गैर आक्रामक समाधान है जो ड्राइवरों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हुए हैं? एडगर्स रिंकेविक्स, इसके अलावा है क्रिजानिस कैरिन्स, मैरिस कुसिन, एगिल लेविटिस। ठीक है, लेविट्स भी इसको बोला जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एडगर्स रिंकेविक्स। लातविया के, ध्यान रखिएगा, लातविया के एडगर्स यही है रिवेंकिक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में, लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली हुई, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने वाले हैं। सबसे लंबे समय तक, किसे भी पूछा जा सकता है, लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने वाले हैं। यूरोपीय संघ में पहले कोई समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख नहीं था। इससे पहले यहाँ सरकारों के प्रमुख खुले तौर पर समलैंगिक यहाँ पे रहे हैं। हालांकि लातविया के राष्ट्रपति का पद आमतौर पर औपचारिक होता है। लातविया के राष्ट्रपति कानून को वीटो कर सकता है और जनमत संग्रह करा सकता है। लातविया में समलैंगिक विवाह सबसे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, समलैंगिक जो विवाद है पूरी तरीके से अवैध है। लातविया की संवैधानिक अदालत ने पिछले साल समलैंगिक मिलानों को यहाँ पे मान्यता भी दी हुई थी। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ।
इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 2022, 2021, 2020, 2018। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए 2022। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का गठन मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा यहाँ पे किया गया था। 32 सदस्यीय समूह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त पोषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करता है। इसकी देखभाल चैंपियंस ग्रुप के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है। अब ये चैंपियंस ग्रुप में देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम तो चैंपियंस लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 बांग्लादेश, इसके अलावा बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, इसके अलावा सेनेगल। पूछा जा सकता है यहाँ पे कि चैंपियन ग्रुप में कौन कौन कंट्री शामिल है। सेनेगल, ठीक है, ये सारे कंट्री इसमें शामिल है। इन निर्णय निर्माताओं को भोजन हो गया, ऊर्जा हो गया और वित्त के परस्पर जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है। समूह में शामिल होना भारत का निर्णय उसके वैश्विक बढ़ते नेतृत्व और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को यहाँ पे दर्शाता है। 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं किया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे? उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं किया हुआ है। 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रेड प्रचेष्टा 3 प्राप्त किया। इसमें से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट है। शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यहाँ पे जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI तैयार किया हुआ है। इसमें देखा जाए तो 73 जो संकेतकों के 1000 अंक शामिल है, जिन्हें 2 श्रेणियों परिणाम और शासन प्रबंधन में बांटा गया है। नया PGI गुणात्मक मूल्यांकन, डिजिटल पहल और शिक्षक शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यही है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। 7 जुलाई 2023 को भारत के चुनाव आयोग और किस देश के चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? कनाडा, फ्रांस, इटली, पनामा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी पनामा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। यही ये देख पा रहे हैं, बीचों बीच आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच देखने के लिए मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ECI विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने संबंधों और सहयोगों का पूरी तरीके से विस्तार कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। भारत निर्वाचन आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इसी को बोला जाता है वेब के यहाँ पे सदस्य हैं। भारत और पनामा के बीच राजनयिक संबंधों की बात करें हम लोग तो 1962 में यह स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की हुई है? IIT कानपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा है यहाँ पे ICAR। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना स्थित
पंजाब के विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की हुई है। इसने उच्च एमाइलोज स्टार्च सामग्री वाली गेहूं की एक नई किस्म की विकसित की हुई है। यह टाइप 2, ध्यान रखिएगा, यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो PBWRS1 नामक गेहूं की इस नई किस्म से बनी चपाती ग्लूकोज के स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगी। उच्च एमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च युक्त गेहूं यह भी सुनिश्चित करता है कि ग्लूकोज, ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज रक्त प्रवाह में अधिक धीरे धीरे जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम का हिस्सा है? 8 अरब की दुनिया, समस्त जनसंख्या के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का जो विषय है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। इसके अलावा हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को यहाँ पे उठाना है, अर्थात कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विश्व जनसंख्या दिवस देखा जाए तो हर साल 11 जुलाई को मनाई जाती है। यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों को बारे में जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी देखा जाए, ठीक है, शुरुआत कह सकते हैं कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की हुई थी। 2011 में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, 2011 में जो वैश्विक जो जनसंख्या था 7 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया था। वहीं 2030 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, 8.5 बिलियन होने की पूरी की यहाँ पे संभावना है। किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित किया हुआ है? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, टर्की, सऊदी अरब। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, अर्थात कह सकते हैं कि यूएई ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की हुई है। अब इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, इसका मुख्य जो एम है, यूएई की निवेश विजन को विकसित करना और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। मोहम्मद, इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद हसन अल सुवेदी को निवेश मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके मुख्य जिम्मेदारियों में निवेश नीतियों का प्रस्ताव देना, रणनीति और कानून तैयार करना और निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है? केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, तंजानिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में देख पर एक तरफ तंजानिया, एक तरफ यहाँ पे भारत, तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू कर दिया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 2022 में आरबीआई और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधित्व के रुपए में निर्यात और आयात, ध्यान रखिएगा, निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। 18 देशों ने भारतीय बैंकों में विशेष वोस्ट्रो खाते यहाँ पे खुले हुए हैं, वोस्ट्रो खाते खुले हुए हैं। जैसे कि देखा जाए तंजानिया में बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक कार्यरत है यहाँ पे तंजानिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा,
इसके अलावा हो जाएगा केनरा बैंक, केनरा बैंक। एस जयशंकर ने दार ए सलाम में भारत के संस्कृति केंद्र में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का भी उद्घाटन किया हुआ था। लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब मिला। उन्होंने किस देश के ली शिफेंग को हराया? जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब मिला हुआ है। उन्होंने कनाडा के कैलगरी में चीन के ली शिफेंग को यहाँ पे हराया। कहाँ पे? कनाडा के कैलगरी में, ध्यान रखिएगा, कनाडा के कैलगरी में। यही है 21 साल के लक्ष्य सेन ने किया कमाल, देख पा रहे हैं। लगभग 1 साल बाद लक्ष्य सेन का यह पहला ठीक है बैडमिंटन टूर्नामेंट का कह सकते हैं कि वर्ल्ड खिताब टूर है यहाँ पे, ठीक है। लक्ष्य सेन एक भारतीय शटलर कह सकते हैं और वह विश्व में 19th नंबर पे, 19th, ठीक है, 19वें नंबर पर है।